हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम संसाधन एवं पर्यावरण है। इसके 2 वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, आपने देखे होंगे। आज ये तीसरा वीडियो है सेकेंड पेपर का। इसमें आज हम संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है, किन भागों में इन्हें बांटा गया है। सबसे पहले जो संसाधन है, संसाधनों का जो निर्माण है वो प्रकृति ने किया है। प्रकृति ने ही संसाधनों का निर्माण किया है और मनुष्य ने अपनी बुद्धि और तकनीक से इन संसाधनों का रूप परिवर्तन करके उन्हें अपने लिए इन्हें विकसित किया है या अपने जीवन को आसान बनाने के लिए या सुखमय बनाने के लिए इन्हें अलग अलग रूपों में ढाला है प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों। अब संसाधन का जो वर्गीकरण है, क्योंकि संसाधनों की बदलती प्रकृति और मानवीय क्रियाओं में विविधता के कारण संसाधनों में भी विविधता आ गई, इसलिए संसाधनों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। पहला है उपयोग की सततता पर आधारित संसाधन, यानी उपयोग की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, तीसरा है चक्रीय संसाधन। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, यानी संसाधनों की जो उत्पत्ति है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। फिर तीसरा विभाजन है इसका उद्देश्य पर आधारित संसाधन। उद्देश्य यानी आवश्यकता के आधार पर संसाधनों को बांटा गया। पहला है इसमें ऊर्जा संसाधन, सेकंड है कच्चा माल और तीसरा है खाद्य पदार्थ। तो ये है संसाधनों का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उपयोग की सततता पर आधारित वर्गीकरण, और इसमें पहला बिंदु हम लेंगे नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में लाना, यानी कि कोई संसाधन है, अगर उसका उपयोग हमने एक बार कर लिया है तो हम उसका उपयोग वापस भी कर सकते हैं। इस श्रेणी में संसाधन आएंगे जैसे वन है। अगर किसी वन क्षेत्र को हम समाप्त कर देते हैं तो किसी अन्य स्थान पर हम जो वन है उसे उगा सकते हैं, यानी वापस से हम पेड़ों को उगाकर एक वन की स्थापना कर सकते हैं। ये समाप्त नहीं हो पाता है। और उसी तरीके से
जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, कृषि उपजे और यहाँ तक कि जो मानव है ये भी नवीकरणीय संसाधन है, यानी ये समाप्त होने वाले संसाधन नहीं है। और इसके विपरीत अनवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार अगर इनका उपयोग हम कर लें तो वापस से इसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार ये प्रकृति से समाप्त हो गए तो वापस इनका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसमें खनिज संसाधन, आएंगे। खनिज संसाधन में जैसे सारे ही आएंगे लगभग। अब खास तौर पे ये जैसे लोहा है, अगर पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, इनका अगर एक बार हमने उपयोग कर लिया है या प्रकृति से ये समाप्त हो गए हैं तो वापस ये हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन्हें बनने में बहुत अधिक समय लगता है। एक लंबा टाइम पीरियड है इनका बनने का, इसलिए ये जो संसाधन है ये अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इनका जो दोहन है हमें सोच समझ के करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनका लाभ उठा सके। फिर नेक्स्ट है चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन में मतलब जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जल है, इसका भी हम बार बार और कई रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, पीने के लिए, सिंचाई के लिए, मनोरंजन के लिए भी। और उसके अलावा जो लोहा है इसका उपयोग भी हम विभिन्न रूपों में कर सकते हैं। तो ये चक्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है सेकेंड कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, जैविक और अजैविक संसाधन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अजैविक संसाधन की। ठीक है, इन्हें अजैविक संसाधन भी कहते हैं और अकार्बनिक संसाधन भी इन्हें कह सकते हैं। इनमें जीवन क्रिया नहीं होती है। जो अकार्बनिक या अजैविक संसाधन होते हैं इनमें जैविक क्रिया या जीवन क्रिया नहीं होती है और ना ही इनका नवीनीकरण संभव होता है। ये एक बार उपयोग में लाने के पश्चात हम इन्हें दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। अब चाहे लोहा हो या खनिज तेल हो या कोयला हो, हम इनका दोबारा सा उपयोग नहीं कर सकते अगर ये प्रकृति से अगर समाप्त हो गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जैविक संसाधन। ठीक है, जैविक संसाधन इनमें वन्य प्राणी, पशु पक्षी, वनस्पति और सूक्ष्म जीव इसके अंतर्गत आते हैं और मानव है, मानव भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो जैविक संसाधन है इसमें कोयला और खनिज तेल, इसे भी इसके अंतर्गत रखा जाता है जैविक संसाधन, क्योंकि कोयला और खनिज तेल का जो निर्माण है वो पृथ्वी के गर्भ में जीवों और वनस्पति के दबने के कारण हुआ है, इसलिए इसे भी जैविक संसाधन के शामिल से किया जाता है। लेकिन जैविक संसाधन है, हम इनका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा से कर सकते हैं। जैसे कुछ देर पहले उदाहरण दिया था वन क्षेत्र का, अगर कहीं पर वन क्षेत्र समाप्त हो गया है तो हम कहीं और भी वन लगा सकते हैं। मनुष्य की जनसंख्या को हम बढ़ा सकते हैं। जो मछली है, मछली पालन जो किया जाता है, मछली की संख्या को भी हम बढ़ा सकते हैं
और जो पशु है, जानवर है, उनकी संख्या को भी हम बढ़ा सकते हैं अगर उनका संरक्षण किया जाए, शिकार पर सख्ती से नियंत्रण किया जाए। फिर नेक्स्ट है उद्देश्य पर आधारित वर्गीकरण। ठीक है, उद्देश्य पे आधारित वर्गीकरण में सबसे पहले ऊर्जा संसाधन है। अब ऊर्जा संसाधन है, वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यकता ऊर्जा की है। जिस देश के पास सबसे अधिक ऊर्जा के संसाधन है और उसका उपभोग भी वो करता है, वो विकसित देश कहलाता है। जैसे अमेरिका है, एक विकसित राष्ट्र है, वहां पर ऊर्जा की खपत 11,994 किलोवाट है, जबकि भारत में मात्र 379 किलोवाट है ऊर्जा की खपत, बहुत कम है अमेरिका की तुलना में। इसलिए अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है। यानी ऊर्जा की जितनी अधिक खपत होगी, यानी जो ऊर्जा है, निर्माण कार्य में ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, जो कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं और भी कई ऑफिस वगैरह है, सब जगह ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। अब ऊर्जा में भी कुछ ऐसे संसाधन हैं जो एक बार उपयोग में आने के बाद हम दोबारा से नए उपयोग में नहीं ले सकते, जैसे कोयला है, पेट्रोल है। उसके अलावा कुछ ऐसे संसाधन भी है ऊर्जा के जो असमाप्त हैं, यानी वो जो समाप्त नहीं हो सकते, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। इनका जो उपयोग है हम काफी सालों तक कर सकते हैं, ये जल्दी से समाप्त नहीं होते। फिर नेक्स्ट है कच्चा माल। कच्चे माल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है खनिज पदार्थ, फिर वनस्पति, पशु और उत्पादित पदार्थ। इन 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लेंगे खनिज पदार्थ। अब कच्चे माल का उपयोग कारखानों में किया जाता है। अब कारखानों में जो कच्चा माल लाया जाता है और उसे परिष्कृत करके उसे एक टिकाऊ माल बनाया जाता है, एक मनुष्य के उपयोग के लिए वस्तुएं बनाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले है खनिज पदार्थ। तो भूगर्भ से खोदकर निकाले गए पदार्थों को इस श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, खनिज किसे कहते हैं? जो भूगर्भ से खोदकर निकाले जाते हैं जो पदार्थ, उन्हें खनिज कहते हैं। इसके अंतर्गत लौह अयस्क, अलोह धातुएं, गंधक, नमक, चूना पत्थर, चीका, बालू, इमारती पत्थर आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त प्रमुख और गौण उपजें इसमें शामिल की जाती है। इसमें लकड़ी, रेशेदार उत्पादन, गोंद, रबर, तेल, बीज, शैवाल आदि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है पशु। पशुओं को भी कच्चे माल की श्रेणी में रखते हैं। पशुओं से कच्चे माल के रूप में खाल, समूर, सींग, तेल, चर्बी, ऊन, बाल, रेशम और हड्डियां प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट है उत्पादित पदार्थ। उत्पादित पदार्थों में जैसे रेशे हैं, कपास, पटसन, उसके अलावा रबड़, तिलहन, इत्र निकालने के फूल आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ। कच्चे माल के बाद है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खनिज, दूसरा वनस्पति, तीसरा पशु एवं जीव जंतु। तो सबसे पहले बात करेंगे खनिज की। इसमें जल तथा चट्टानों से प्राप्त नमक को शामिल करते हैं, जो मुख्य रूप से
खाने के काम में आता है। वनस्पति, इसका अधिकांश जो भाग है वो वनस्पति उत्पादों से प्राप्त करते हैं। वनस्पति उत्पादों में फल, कंदमूल, पत्तियां, खुम्बी यानी मशरूम वो शामिल इसमें किए जाते हैं। फिर है पशु एवं जीव जंतु। पशु और जीव जंतु से भी गौण और मुख्य उपजें प्राप्त की जाती हैं, जैसे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य व्यवसाय आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये था वर्गीकरण था संसाधनों का। उसके अलावा एक और इसमें वर्गीकरण को शामिल किया जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और व्यक्तिगत संसाधन। अधिकार और स्वामित्व के आधार पर अधिकार और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा है व्यक्तिगत संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की हम बात करते हैं तो इसमें जो समुद्र है, समुद्र को इसमें शामिल किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे अधिक जो भाग है वो जलीय भाग है। ठीक है, तो जो समुद्र है वो लगभग बहुत से देशों की जो सीमाएं हैं समुद्र से लगती है। तो समुद्री जो क्षेत्र होते हैं यहाँ भी बहुत से खनिज हैं वो प्राप्त होते हैं। समुद्री जीव हैं वो भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे जो जनसंख्या निवास करती है वो भोजन के लिए समुद्र पर निर्भर रहती है। तो खनिज संसाधन भी प्राप्त होते हैं, भोजन भी प्राप्त होता है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी समुद्र का उपयोग होता है, बंदरगाह बनाए जाते हैं और व्यापार किया जाता है। तो जो समुद्र है ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं, लेकिन इसका उपयोग वही राष्ट्र कर पाते हैं जो विकसित होते हैं, जिनके पास अच्छे समुद्री जहाज होते हैं, आधुनिक तकनीक होती है इनमें, वही इनका उपयोग कर पाते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत यानी किसी राष्ट्र की सीमा में जो भी संसाधन आते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जितने भी खनिज पदार्थ हैं, वनस्पति है, वो सभी उस राष्ट्र की संपत्ति होगी, क्योंकि वो उसकी सीमा में आती है। जैसे भारतीय खनिज भारतीय संसाधन है, लंकाशायर कोयला क्षेत्र इंग्लैंड का संसाधन है, पेंसिल्वेनिया कोयला क्षेत्र है जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, कालगुर्ली और कुलगार्ली जो कि सोने की खान है, यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ये वहाँ के उन देशों की सीमा में आने वाले संसाधन हैं। फिर अंत में है व्यक्तिगत संसाधन। किसी व्यक्ति की निजी चल अचल संपत्ति,
उसका व्यक्तिगत संसाधन कहलाती है। पारिवारिक संपत्ति भूमि, भवन, नकद धनराशि, स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र, ईमानदारी तथा मानसिक क्षमता एवं कौशल ये व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और ये जो व्यक्तिगत संसाधन है यह बहुत अधिक आवश्यक होते हैं किसी भी राष्ट्र के निवासियों के लिए, क्योंकि इनके द्वारा ही एक अच्छे समाज और एक राष्ट्र का विकास हो पाता है। तो ये थे संसाधनों का वर्गीकरण। नेक्स्ट हम खनिज संसाधनों का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।